अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम फ़ुज़ैल ख़ान है और आज की इस तवील लेकिन इम्पॉर्टेंट वीडियो के अंदर मैं आपको कंटिन्यूएशन करूँगा पिछली वीडियो की, जो कि नून से मुताल्लिक़ थी। मैं आज फिर वही डिस्क्लेमर देना चाहूँगा जो पिछली वीडियो में मैंने दिया था कि मैं कोई हतमी इंटरप्रिटेशन नहीं कर रहा हुरूफ़ मुक़त्तआत की, जो कि मैं करने के लायक भी नहीं हूँ। मैं नहीं कर सकता, कोई इंसान नहीं कर सकता सिवाय अल्लाह सुब्हानहू व तआला के, क्योंकि कुरान के अंदर जो ये हुरूफ़ मुक़त्तआत हैं, इसका सिर्फ़ और सिर्फ़ इहाता अल्लाह सुब्हानहू व तआला की ज़ात को है। लेकिन बहुत सारी चीज़ें जो हमने पिछली वाली वीडियो में समझी नून से मुताल्लिक़, उससे कुछ ऐसी चीज़ें हमें वाज़ेह हो गई कि नून कहीं न कहीं मछली, पानी और एक दूसरी रेल्म या दूसरे डायमेंशन से ताल्लुक़ रखता है। यूनुस अलैहिस्सलाम का वाक़या हमने उसमें समझा और ये समझा कि कोई बड़ी मछली जैसे कि व्हेल या फिर व्हेल की डिफरेंट स्पीशीज़, वो बायोलॉजी नहीं रखती जिस बायोलॉजी से यूनुस अलैहिस्सलाम उस मछली के पेट में जा सकते हैं। इट मीन्स कि वो मछली भी सच है, वो बायोलॉजी भी सही है, लेकिन वो इस दुनिया की नहीं है। इट इज़ एज सिंपल एज इट हैज़ बीन डिस्क्राइब्ड इन द होली कुरान। तो आज हम उसी को लेके एक स्टेप और आगे आने वाले हैं और ये समझेंगे कि नून, पानी और मछली का आखिरकार क्या ताल्लुक है। मेरी पुरानी वीडियोस के अंदर जो कि सूरह अल-फातिहा से रिलेटेड थी, द कॉस्मिक जर्नी, जो कि आपको ज़रूर देखना चाहिए क्योंकि इट इज़ नॉट अ सिंपल डेफिनेशन और तफसीर ऑफ सूरह अल-फातिहा, इट इज़ अ डीप अंडरस्टैंडिंग ऑफ इट, जो कि जितनी आसानी से हम पढ़ लेते हैं सूरह अल-फातिहा को, उतनी ही डीप है वो समझने के लिए। उसके अंदर मैंने एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट तरीके से बताई थी, जो कि कोर मेसोपोटामियन टेक्स्ट का सहारा लेके मैंने समझाई थी कि डिफरेंट आलमीन कौन से होते हैं। वो डिफरेंट मिथोलॉजीज़ से ली गई बातें थीं। उन्हीं मिथोलॉजी में से एक मिथोलॉजी जो मैंने उस टाइम पे भी जिक्र किया था, आज भी जिक्र करूँगा, इन्यूमा इलिश का। इन्यूमा इलिश बेबीलोनियन एपिक है और बेबीलोनियन कहानी है कि दुनिया कैसे बनी। इसके बारे में मैंने डीप में बात कर रखी है सूरह अल-फातिहा वाली वीडियो में, द रेल्म्स बियॉन्ड, 1 घंटे की वो पूरी वीडियो है और यहाँ आई बटन पे मैं उसका लिंक डाल दूँगा या डिस्क्रिप्शन में, या फिर आप मेरे चैनल पर सर्च करके देख सकते हैं। उसके अंदर मैंने बात करी। इसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो हमें देखने को मिलती है, क्योंकि मेसोपोटामियन टेक्स्ट है, तो इसके अंदर हमें पूरे यूनिवर्स की शुरुआत पानी से मिलती है। यानी पूरे यूनिवर्स जिसको उन्होंने ताइमात और आपसू कहा है, द फ्रेश वाटर एंड दी सॉल्ट वाटर, ये अनडिफाइंड होते हैं, अनडिफरेंशिएटेड होते हैं। यानी ये सब पानी की मैं बात कर रहा हूँ, इन्होंने नाम दे दिए हैं और एंटिटी बना दिया है उस चीज़ को। मैं उस चीज़ को अगर पानी की तरह बात करूँ तो ये एक प्रीमोर्डियल कॉस्मिक वाटर्स होते हैं। ताइमात और आपसू जिसके बारे में हम बात करेंगे, कहीं ना कहीं ये पानी से ताल्लुक़ रखती है। ताइमात बिकम अ ग्रेट केओस मॉन्स्टर हु मारदुक डिफीट एंड हुज बॉडी फैशन हेवन एंड अर्थ। ये पूरी कहानी मैंने उस वाली वीडियो में बता रखी है। आगे अगर हम आए तो आतरा हसीस, जो कि एक्केडियन फ्लड एपिक है। एक्केडियन जस्ट बेबीलोनियन से पहले गुजरने वाला एम्पायर था, जो मेसोपोटामिया के पीरियड में मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन के अंदर आया था। इसके अंदर हम एंकी और इया का जिक्र करते हैं और वही वाटरी विजडम का और वही फ्लड का हम जिक्र करते हैं। वो फ्लड जो एपिक ऑफ गिलगमेश के अंदर, वो फ्लड जो बाइबल के अंदर, वो फ्लड जो कुरान के अंदर आई है, हर एक इंसान उसी फ्लड के बारे में बात कर रहा है। लेकिन ये फ्लड से सारी कहानी शुरू नहीं होती। कहानी शुरू होती है कि पानियों से इस दुनिया के बनने का क्या ताल्लुक था। इसका मतलब हम पानी को अर्थ के अंदर नहीं, हम पानी को अर्थ से पहले डिफाइन कर रहे हैं। यानी मेसोपोटामियन टेक्स्ट हो या चाहे एक्केडियन टेक्स्ट हो, मतलब ये सारे मेसोपोटामियन टेक्स्ट हो, बिब्लिकल टेक्स्ट हो, इस दुनिया में पानी की बात की जा रही है एज अ फर्स्ट तख्लीक। और कहीं ना कहीं हदीस के अंदर भी हमें यही मिलता है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ने सबसे पहले पानी बनाया। कुछ हदीस में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने पहले कलम बनाया। इन डिफरेंट चीज़ों को आपस में जोड़ने के बाद हमें ये समझ आता है कि पानी का ताल्लुक बहुत बड़ा है और ये कॉस्मिक है। और ये कॉस्मिक पानी की छोटी सी झलक मैंने आपको पिछली वीडियो के अंदर दे दी है। लेकिन जो असल चीज़ आती है वो सुमेरियन, एक्केडियन, इन सब चीज़ों के अंदर नहीं आती, बल्कि वो आती है इजिप्शियन मिथोलॉजी के अंदर। इजिप्शियन मिथोलॉजी में प्रीमोर्डियल वाटर्स को, यानी जिन पानियों का जिक्र मेसोपोटामिया ने भी किया, बाइबल ने भी किया, कुरान भी कर रहा है, उन्हीं पानियों का जिक्र इजिप्शियन सिविलाइजेशन ने भी किया। और हैरानी की बात यह है कि इजिप्शियन सिविलाइजेशन ने इस पानी को नून या नू कहकर पुकारा, क्योंकि इजिप्शियन हीलोग्राफिक जो लैंग्वेज होती है उसके अंदर आप इस तरीके से नहीं लिखते लेटर को जैसे अब हम लिखते हैं रोमन अंदाज में। इसके अंदर जो लेटर्स लिखे जाते थे वो लेटर्स सिंबल शो करते थे। तो नू का जो सिंबल है, यानी ये ना की जो साउंड आ रही है, नून या नू का सिंबल, ये पानी को दर्शाता है। और इसका सिंबल मैं आपको आगे दिखाऊंगा भी कि कैसा दिखता था। ये पानी को दर्शाता है, यानी ये दिखाता है कि पानी इन इट सेल्फ एक एंटिटी है जो कि प्रीमोर्डियली एग्जिस्ट कर रही है, यानी इस कायनात की तख्लीक से पहले या इस दुनिया की तख्लीक से पहले एग्जिस्ट कर रही है। ये मैं डिफरेंट मिथोलॉजी का यूज़ करके बता रहा हूँ। द प्रीमोर्डियल माउंड बेन बेन एंड द सन इमर्ज आउट ऑफ नून।
एक नून से निकला। यानी मैं यहाँ पे आपको मिथोलॉजी समझाने नहीं आया, मैं आपको नून बताने आया हूँ कि नून का वर्ड यहाँ पे भी बहुत ही ज़्यादा सेंट्रली हम देख सकते हैं, समझ में आने वाली चीज़ है। इसके बाद अगर हम इजिप्शियन सिविलाइजेशन के अंदर आएँ और डिफरेंट एरियाज़ के हिसाब से उनकी मिथोलॉजीज़ देखें, जैसे कि मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन के अंदर हमारे पास सुमेरियन, एक्डियन, असीरियन, बेबीलोनियन, ये वाली मिक्सचर ऑफ गॉड्स एंड मिथोलॉजीज़ है। इसी तरीके से ओगदाउद, इसी तरीके से मेम्फिस, ये सारे वो एरियाज़ थे जहाँ पे डिफरेंट मिथोलॉजीज़ में थोड़ा सा ट्विस्ट एंड टर्न करके हमें वही इजिप्शियन मिथोलॉजी बताई जाती है। एट हर्मोपोलिस, जिसे आज खुमुन कहते हैं, द प्राइमल स्टेट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय ओगदोआद। अब यहाँ पे एक चीज़ याद रखिए, दोआद का मतलब ये है कि ओगदोआद का मतलब यही है कि ये 2 या 4 पानियों से मिलकर बना है। एक सिंपल एग्जाम्पल दूंगा, पंजाब, पंज और आब, आब कहते हैं पानी को, पंज कहते हैं 5 को, यानी 5 पानियों से मिलने वाला। इसी तरीके से दोआब यानी 2 पानियों से मिलने वाला। इसी तरीके से ओगदोआद ये है 4 मेल फीमेल पेयर ऑफ डीटीज पर्सोनिफाइंग डार्कनेस, इनर्टनेस एंड वाटर्स, infinity and boundlessness. The Ogdoad are abstract pair of emerging from the watery abyss and are central to one creation schema. मैं चाहूँ तो बिब्लिकल बुक्स के अंदर जाके भी और अपोक्रिफा बाइबल में जाके भी आपको ये चीज़ दिखा सकता हूँ कि पानी का कितना बड़ा इंपॉर्टेंस हमें बताई जा रही है कॉस्मिक लेवल पे, जबकि अभी तक हम एज अ मुस्लिम ये चीज़ समझना नहीं चाहते कि कॉस्मिक लेवल पे भी पानी मौजूद है, जबकि हमारे पास बहुत सारे कनेक्शंस इस चीज़ की मौजूद हैं जो हमें डायरेक्ट की जो हमें कुरान देता है, वो कीज़ को हम एनालाइज नहीं कर पा रहे, उन क्यूज़ को हम लेना नहीं चाह रहे, और अभी भी हम इस सोच में बैठे हैं कि नहीं, इस यूनिवर्स के बाहर वही है जो अभी सब ढूंढा जा रहा है, जबकि कुरान इन इटसेल्फ ये चीज़ बता रहा है। कुरान के बाद वाज़े तौर पर हदीसें इसके ऊपर हैं कि अर्थ के बाहर, बल्कि यूनिवर्स के बाहर पानी है, और अल्लाह का जो अर्श है उसके नीचे पानी है, और इन सारी मिथोलॉजीज़ के अंदर भी पानी का जिक्र है। मैंने फिर रब्बुल आलमीन वाली वीडियो के अंदर यही कहा था कि ये जो आज हमें मिथोलॉजीज़ लग रही हैं, ये उस टाइम की हिस्ट्रीज़ हो सकती हैं, ये वो हिस्ट्रीज़ हो सकती हैं जो नबियों के दौर से गुजरी हों और इनमें चेंजेस कर दिए गए हों, जैसे कि हमें पता चलता है बाइबल के अंदर भी हों। एक नबी हक़ की बात करने आता है दुनिया में और हक़ की बात फैलाता है, ये इंसान की फितरत है कि वो उसमें चेंज पैदा कर देता है। वही चीज़ हमें यहाँ पर देखने को मिलती है, और उसके बारे में डीपली बात मैंने रब्बुल आलमीन वाली वीडियो में की है। लेकिन एक चीज़ जो हमें यहाँ से हिंट के तौर पर मिलती है वो ये है कि पानी का जिक्र एक प्रीमॉर्डियली स्पीसीज़ की तरह, एंटिटी की तरह, और ख़ास करके एक हायर डायमेंशन के अंदर हमें मौजूद पानी मिलता है। इजिप्शियन सिविलाइजेशन में इसको नून भी कहते हैं। तो ये बात और वाज़े हो जाती है कि यहाँ पे कनेक्शन किस तरीके से बैठ रहा है। लेकिन हम फिर भी हतमी तौर पे ये नहीं कह सकते कि ये वही नून है जो अरबी वाला नून है, और इसका मतलब भी क्या पानी है, कुछ नहीं कहा जा सकता। लेकिन कनेक्शन ज़रूर डिफाइन किया जा सकता है कि हाँ, जहाँ नून है वहाँ पानी है, जहाँ पानी है वहाँ नून है। लेकिन अब एक हैरानी वाली चीज़ आप अभी थोड़ी देर में देखने वाले हैं इस वीडियो में। In several tradition lines, Heliopolitan or Memphisite variants included Atum or Re Atum self-generates from Noon and produce Shu and Tefnut. अब ये उनकी मिथोलॉजी है कि बेन नाम की एक पहाड़ी से एक खुदा ने जन्म दिया जिन्हें ये रा कहते हैं। फिर रा ने जो है, या जिसको ये रे अतुम कहते हैं, इजिप्शियन सिविलाइजेशन की मिथोलॉजी है। फिर वहाँ के जो बेन वाटर था बल्कि इसको इस वाटरी केओस को ये ग्यूनियन गैप कहते हैं। इस ग्यूनियन गैप के अंदर से फिर शू एंड तेफनुत की पैदाइश हुई, यानी ज़मीन और आसमान की, और उससे फिर इन्होंने पूरी पैंथियन को जनरेट किया। द कोर आइडिया लेकिन यहाँ पे यही है कि पानी नून है, और इसके बाद फर्स्ट गॉड इनका बना, और फिर इनका पूरा कॉस्मोस बना। इसका मतलब इनकी मिथोलॉजी के मुताबिक कॉस्मोस से भी पहले, इनके खुदा से भी पहले पानी मौजूद था। अब मैं इस डिटेल में नहीं जाऊँगा कि इनका खुदा बाद में क्यों आया, वो हमारी टॉपिक नहीं है इस वीडियो का। समझने वाली बात यही है। दूसरी चीज़, एक सरपेंट का होना, एक दाब्बा का होना, जिसको क्रिएचर हम कह सकते हैं। इस क्रिएचर का होना हर एक मिथोलॉजी में एक सीक्वेंस बनाता है इस चीज़ का कि एक हक जिसको चेंज किया गया और अमेंड होते होते वो आज डिफरेंट तरीके से हमें सुनाया जा रहा है। The cosmic serpent of chaos, Apep और Apophis is a nightly serpent that attack Ra, Sun, Bark in the underworld। ये समझ में नहीं आएगा आपको क्योंकि ये कहानी चल रही है, ये मिथोलॉजी है। रा जो कि इनका सबसे बड़ा गॉड है, जिसे सूरज का देवता कहते हैं, इसने अपोफिस जो कि एक नाइटली सर्पेंट है, इस पर अटैक किया। यानी अपोफिस ने रा पे अटैक किया अंडरवर्ल्ड के अंदर, जब रा अंडरवर्ल्ड में गया। और इसने जो कॉस्मिक ऑर्डर है जिसे माथ कहते हैं, इस माथ को भी इसने डिसरप्ट करने की कोशिश की इस मॉन्स्टर ने। Temple enacted rituals nightly seasonally to overthrow or destroy Apep. Serpent in Egyptian therefore often mark the dangerous chaotic side of watery power. ये cosmic serpent है of chaos, यानी ये भी पानी से निकलने वाला एक serpent है, और ये serpent का नाम अपोफिस है, और ये पानी से निकल रहा है। समझ रहे हैं, chaotic serpent है, पानी से निकल रहा है, एक serpent जो पानी से निकल रहा है। इस चीज़ को याद रखिए। Mehen and protective coil. Mehen is a coiling snake deity that protects Ra on his nocturnal voyage.
समझ में आई? दिस शोज द फ्लिप साइड, serpent water serpents are sometimes protector of cosmic order, not only chaos. समझ में नहीं आ रही होगी बात, मैं समझाता हूँ। इससे पिछली वीडियो में हमने दाब्बा का जिक्र किया, जैसे अल-हौत कहा गया है कुरान में, और इसका मतलब एक बड़ी मछली को कहते हैं। मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन के अंदर भी हमें मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन में भी हमें ताईमात और आपसू देखने को मिला, और ताईमात खुद एक सी मॉन्स्टर थी, राइट, जिसको मारदुक ने हराया एंकी की हेल्प से। ये एंकी का कैरेक्टर बड़ा इंपॉर्टेंट है, इस पर हम किसी और दिन वीडियो बनाएंगे। इसके बाद सेम चीज़ हमें इजिप्शियन सिविलाइजेशन में देखने को मिल रही है कि अपोफिस एक सी सर्पेंट है, वो भी गॉड के पीछे पड़ा हुआ है। यानी गॉड के पीछे पड़ना इज नॉट अ प्रॉब्लम, प्रॉब्लम ये है कि वो एक प्रीमॉर्डियल स्टेट के अंदर है, यानी कॉस्मिक लेवल के, कॉस्मिक वाटर्स के अंदर पाए जाने वाले सर्पेंट है। महन के बारे में भी यही शो कर रहा है, लेकिन यहाँ पे वो इनकी फ्लिप साइड दिखा रहे हैं कि ये सर्पेंट भी पानी में पाया जाता है, लेकिन ये प्रोटेक्टिव सर्पेंट है, ये हिफाजत करता है। इसका मतलब ये कि डिफरेंट वेरिएशंस के अंदर हमें सर्पेंट को सिर्फ बुरे तरीके से नहीं दिखाया जाता, उस सर्पेंट को अच्छे तरीके से भी दिखाया जाता है, एक प्रोटेक्टिव साइड भी उसकी दिखाई जाती है। इसका मतलब डिफरेंट सर्पेंट्स हो सकते हैं एक पानी के अंदर। सर्पेंट का वर्ड ही ज़्यादातर यूज़ किया जाता है। नॉर्थ मिथोलॉजी के अंदर अगर आएँ, जिसके बारे में मैंने काफ़ी स्टडी करी थी एक टाइम पे, तो यॉर्मुंगैंडर, ये मिडगार्ड सर्पेंट कहते हैं, इसका नाम है यॉर्मुंगैंडर। ये लोकी का चाइल्ड होता है। लोकी से सब वाकिफ हैं, सबने मार्वल देख रखी है, बट लोकी और एक जाइंटिस एंगरबोडा, इनका बेटा होता है, ये इनका चाइल्ड होता है, और ये एक मिडगार्ड सर्पेंट होता है, ये भी एक सर्पेंट होता है, और ये सी के अंदर होता है। ओडिन इसे सी में डाल देता है और ये बहुत बड़ा हो जाता है और ये पूरे मिडगार्ड को इनसर्कल कर लेता है। आपको शायद पता हो या ना हो कि जो नॉर्स मिथोलॉजी है वो ट्री के ऊपर है, यानी एक ट्री है जिसे ये यग्ड्रासिल कहते हैं। इस यग्ड्रासिल के ऊपर ये पूरी इनकी दुनियाएं जो 9-10 रेल्म बताए जाते हैं इस मिथोलॉजी में, ये है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है समझना। रैग्नारॉक के टाइम पे थॉर और यॉर्मुंगैंडर की फाइट होती है टू द डेथ, और थॉर जो है सर्पेंट को मार देता है, लेकिन वो भी इसके पॉइजन से मर जाता है। ये इतनी इंपॉर्टेंट बात नहीं है, लेकिन इंपॉर्टेंट बात यह है कि पानी सर्पेंट, और ये भी कॉस्मिक लेवल पे, क्योंकि यहाँ पे हम मिथोलॉजी की बात कर रहे हैं, ये कोई बच्चों वाला सर्पेंट नहीं है। जो सर्पेंट मिडगार्ड को कवर कर ले, लैंड को कवर कर ले, इट मीन्स इट समहाउ, समझने वाली बात है। इसी तरीके से और भी बहुत सारी हमें चीज़ें देखने को मिलती हैं। अच्छा, नॉर्स सागा के अंदर जाइगेंटिक वेल्स को मॉन्स्टरस या एक कॉस्मिक बीइंग की तरह भी दिखाया जाता है। कुछ टेक्स्ट के अंदर वेल्स जो हैं वो ऑब्स्टिकल या ओमेन मानी जाती हैं, राइट। इन लेटर फोकलोर्स वेल्स आर एसोसिएटेड विद डिस्क्रिप्टिव सी मॉन्स्टर लाइक हाफ गुफा, लाइक कैराकन लाइक फिश और वेल सो मैसिव दैट सेलर मिस्टेकन इट फॉर एन आइलैंड। ये भी आपने कहीं ना कहीं सुना होगा। मेरा मानना ये है कि ये कॉस्मिक ओशियन सबसे इंपॉर्टेंट है हमारे लिए समझना। वेल उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने जब ये लफ्ज़ से शुरू किए ना, हरूफ से सूरत का शुरू किए, और एंड में यूनुस अलैहिस्सलाम का जिक्र आया है, नून वल कलम वमा यस्तरून, तो इसमें ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि हम वेल पे फोकस करें, ऑल्दो वेल इज समवॉट रिलेटेड टू समथिंग एल्स। और मैं उसी चीज़ की तरफ आपका इशारा लेके आना चाह रहा हूँ, आपको लेके आना चाह रहा हूँ, दैट इज़ वाटरी बॉडीज़, वो कॉस्मिक वाटर्स जो हर एक एंगल से हमें दिखाया जा रहा है। हिस्टोरिकली आप देखें, मिथोलॉजिकली देखें, हर एक मिथोलॉजी उसी एक कॉस्मिक वाटर की बात कर रही है, और उसमें पाए जाने वाले एक सर्पेंट की बात कर रही है, एक वेल की बात कर रही है। ये सब कैसे कनेक्टेड है आपस में, ये समझने वाली बात है, क्योंकि ये आगे हमारे लिए और बहुत सारे दरवाजे खोलने वाला है। एक चीज़ हमें यहाँ पे समझ में आ गई है कि नॉर्स मिथोलॉजी के अंदर भी हमें एक यूनियन का गैप, जिसे हम कहते हैं एक वॉइड, यानी जहाँ पे कुछ नहीं है, एक वॉइड है। वहाँ पे एक साइड नेफिलहाइम है, यानी आईसी इनकी जो रेल्म है, आइस रेल्म, एक तरफ मस्पलहाइम है जो कि इनका फायर का रेल्म है, उसके बीच में बिल्कुल गिनिंग का गैप, एक खाली, और इनके बीच में पानी है। एक रेल्म, दूसरा रेल्म, बीच में पानी। ये मिथोलॉजी है, मैं इसको रियलिटी नहीं कह रहा, लेकिन दिस इज सम हाउ कनेक्टिंग ऑल दी डॉट्स, जो कि हम पिछली वीडियो से लेकर आ रहे हैं इस वीडियो तक। मैं ये चीज़ समझाना चाह रहा हूँ। अब जो मेरा मेन मुद्दा है वो वही इब्न अब्बास की रिवायत है कि अल-हौत जो है एक बड़ा क्रिएचर जो अर्दून को अपने नीचे उठाए हुआ है, मतलब अपने ऊपर उठाया हुआ है, तो सारे अर्ध और उसके नीचे एक बड़ा सा क्रिएचर। जाहिर सी बात है, जब वो अल-हौत है इसका मतलब एक बड़ा पानी वाला क्रिएचर है, एक बड़ी मछली है। मछली पानी में ही रह सकती है, इसका मतलब कॉस्मिक वाटर्स होने ज़रूरी हैं, जो कि हैं भी। यहाँ से आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। और भी बहुत सारी चीज़ें अगर हम बात करें मेसो अमेरिकन सिविलाइजेशन के अंदर भी, तो हमें बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं। एज़टेक मिथ के अंदर हमें चिपैक्टली मिलती है, जैसे हम काइंड ऑफ छिपकली जैसा भी मान सकते हैं, पार्ट क्रोकोडाइल, पार्ट फिश, पार्ट फ्रॉग, इस टाइप की ये एक पूरी स्पीसीज़ है, और ये प्रीमॉर्डियल मॉन्स्टर के तौर पे हमें मिलती है, राइट। इसका भी जिक्र पानी से होता है, मैं इसमें ज़्यादा नहीं जानना चाहता। और हैरानी की बात ये है कि पानी की बात, ये जितनी भी सब मिथोलॉजीज़ हैं, पोस्ट फ्लड मिथोलॉजीज़ हैं, पोस्ट फ्लड मिथोलॉजीज़ हैं, राइट। यानी वो जो फ्लड आई थी, द ग्रेट फ्लड, जिसके बारे में हर एक बुक, चाहे वो आसमानी किताब हो, चाहे वो एक मिथोलॉजिकल बुक, पैंथियन हो, स्टोरी टेलिंग हो, वो हर किसी ने बताई है। इसका मतलब उसके बाद की बात है। उससे पहले क्या हुआ था, ये चीज़ हमें बहुत कम पता चलती है, लेकिन बहुत कम जगहों पे हमें इसके बारे में बताया जाता है। तो ये सारी चीज़ें हमें वहीं से मिलती हैं। लेकिन अब जो हमारा मेन सोर्स है, जहाँ से हमें ऑथेंटिसिटी लेनी है, वो कुरान और हदीस है। तो अब हम हदीसों की तरफ आते हैं और ये देखते हैं कि हदीस क्या बता रही हैं।
द थ्रोन अर्श ऑन वाटर, द प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सेड अल्लाह's throne was over the water and he wrote in the book everything before he created the heaven and the earth। और अल्लाह ने उस किताब में हर चीज़ लिख दी जो उसने ज़मीन और आसमान में पैदा की, और उसका अर्श पानी के ऊपर है। सही बुखारी सही मुस्लिम दोनों में आई है, मुस्तनद हदीस है, इसके बारे में कोई इनकार नहीं कर सकता। तो अब जब नून यूनुस अलैहिस्सलाम की मछली का वो किस्सा जो मैंने आपको बताया था, और अर्श पे मौजूद वो पानी जिसके ऊपर अर्श है, और अब्दुल्ला इब्न अब्बास का ये कहना जिसको हमने ज़ईफ़ मान के झुटला दिया है, साइड में कर दिया है, ये किसकी कमअक्ली है? ये साफ जाहिर होता है हमारी कमअक्ली है कि हम कुरान को उस लेंस से देखने की कोशिश नहीं कर रहे जिस लेंस से हर एक चीज़, हर एक मिथोलॉजी हमें उस तरफ लेके आना चाह रही है, राइट। इट्स लाइक कि लाइट जो है वो कन्वर्ज हो रही है इनटू अ सिंगल पॉइंट, और वो हमें बताना चाह रही है कि दिस इज़ वेयर द रियलिटी एग्जिस्ट। हदीस सही अल बुखारी की कोई ज़ईफ़ भी नहीं कह सकता। दिस लिंक कॉस्मिक बिगिनिंग टू वाटर वेरी क्लोज टू कुरान, कुरान भी यही कहता है। और कुरान कहाँ पे कहता है आप देख सकते हैं, सूरह नंबर 11 में, जो कि गालिबन सूरह हूद है, इसकी 7वीं आयत में आप देख सकते हैं। पहली क्रिएशन ऐसा पानी, इसके ऊपर भी हदीस है, एवरीथिंग वाज क्रिएटेड फ्रॉम वाटर। ये सुनन इब्ने माजा की 4280 हदीस है, और ये ऑथेंटिक, अल्बानी ने इसको ऑथेंटिक कहा है, राइट। फिर और हमारे पास नरेशन आती है, द फर्स्ट थिंग अल्लाह क्रिएटेड वाज पेन, ये सुनन इब्ने तिरमिज़ी की हदीस है, ये भी सही मानी जाती है। अनदर नरेशन, द फर्स्ट थिंग अल्लाह क्रिएटेड वाज थ्रोन, ये डिफरेंट चेन से आती है, लेकिन पीछे से अगर आप मिला के देखें हदीसों को तो आपस में ये लॉजिकल सेंस बनाती है कि हाँ ये इसकी क्रोनोलॉजी एग्जैक्टली क्या है वो हमें नहीं पता, बट स्टिल पानी, पेन और लौहल महफूज, राइट, और अल्लाह का अर्श ये मौजूद हैं। किस किस तरीके से मौजूद हैं ये फिर हमें हदीसों की क्रोनोलॉजी के हिसाब से, या डिफरेंट कोई ऐसी हदीस हमें ढूंढनी होगी जहाँ से वो क्रोनोलॉजी जाहिर होती है। इसी वजह से हम नरेशन को जब मिलाते हैं तो उस हिसाब से जो मुहद्दिसीन हैं वो ये बताते हैं कि द थ्रोन वाज क्रिएटेड अपॉन द वाटर एंड विद देन द पेन, पहले थ्रोन बनाया गया पानियों के ऊपर। इसका मतलब थ्रोन को पानी के ऊपर बनाने का मतलब कि पानी पहले भी मौजूद है थ्रोन बनाने से, तो थ्रोन का मतलब अल्लाह के अर्श की बात हो रही है। उसके बाद पेन बनाया गया, पानी, पेन, अल्लाह का अर्श, और अल्लाह ताला क्या कह रहे हैं, नून वल कलमी वमा यस्तुरून, राइट। याद रखिएगा ये चीज़। कुछ कुरानिक ट्रेडिशन के अंदर भी, जैसे कि तफसीर इब्न कसीर के अंदर हम बहमूत, जिसे बहमूत कहते हैं, एक बड़ी मछली और क्रिएचर का भी जिक्र करते हैं जो कि लेयर ऑफ क्रिएशन को होल्ड किए हुए है, जिसके बारे में ये सही हदीस तो नहीं है, लेकिन ये कॉस्मोलॉजिकल नरेशन है जो अर्ली हिस्टोरियन ने जिक्र इसके बारे में किया है। फिर वही अल-हौद के बारे में हमें जिक्र मिला। कन्फ्यूजिंग है, लेकिन हमें इसकी कन्फ्यूजन में नहीं पड़ना, हमें इसके पीछे के जो पैटर्न्स हैं उसको एनालाइज करके सारी चीज़ों को मिला के एक सही ज्योमेट्री कायम करनी है जिससे हम चीज़ों को समझ सकें। इसके साथ साथ हमें 7 ज़मीन और आसमान का जिक्र तो मिलता है। ये तो हमें समझ में आने वाली बात है कि वो हदीस मैंने आपको पिछली वीडियो में बताई थी, नबी इस्लाम ने कैसे कॉस्मोलॉजी, पूरी कॉस्मिक ज्योमेट्री बयान करी ज़मीन और आसमान की, कि कैसे लेयर्ड हैं 7 आसमान ज़मीनों के साथ, सही है। इसके बाद इट्स वाटर इज़ प्योर एंड इट्स डेड आर लॉफुल, ये सुनन इब्न दाऊद की हदीस हैं। इसका मतलब कि सी वाटर और फिश जो हैं वो ओशियन की ही एक बहुत बड़ी क्रिएशंस मानी जाती हैं, ये इसका एक ताल्लुक है। लेकिन अब यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट हदीस जो है वो आने वाली है, हेवन अबव देन वाटर देन थ्रोन, नरेटेड बाय अब्दुल्ला इब्न मसऊद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, बिटवीन द लोएस्ट हेवन and the one above it, it's a distance of 500 years, and between each heaven and the next is a distance of 500 years। ये वो हदीस है जो मैं आपको बताने वाला था कि एक आसमान से दूसरे आसमान के बीच में 500 साल का गैप है, राइट। And between the 7th heaven and the kursi is a distance of 500 years, and between the kursi and the water is a distance of 500 years, and the throne is above the water। इसका मतलब कुर्सी के बाद पानी है, उसके ऊपर अर्श है। And Allah is above the throne and nothing is hidden from him। अल्लाहु अकबर। ये इब्न खुज़ैमा, इब्न हिब्बन और अल-बहीकी की अल-अस्मा व सिफ़ात के अंदर है, और ये हसन हदीस है। इसका मतलब कुछ इश्यूज़ हैं इसको वीक बताया जाता है, लेकिन वो तो हर कॉस्मोलॉजिकल हदीस को वीक बताया जाता है। सिर्फ किसी हदीस के ज़ईफ़ होने से हम ये नहीं कह सकते कि वो गलत है माज़अल्लाह, बल्कि हमें ये समझना होगा कि जब कुरान इशारा दे रहा है और हदीस उसे जस्टिफाई कर रही हैं, और उसके बाद आने वाली जितनी भी सोर्सेज हैं वो भी कहीं ना कहीं उसी तरफ इशारा कर रहे हैं, डिफरेंट अंदाज में, डिफरेंट सिमेंटिक्स के साथ, तो हमें ये चीज़ समझनी होगी कि देयर इज समथिंग व्हिच इज़ कनेक्टेड विद ऑल ऑफ दैट। 7 आसमान, पानी और कुर्सी, देयर आर 7 हेवंस एंड द स्काई। अब मैं आपको जो चीज़ दिखाने वाला हूँ, इट्स समथिंग विच इज़ लार्जर देन लाइफ। वो हर कोई नहीं मानता और हर किसी के पल्ले भी नहीं पड़ने वाली चीज़, लेकिन जो चीज़ मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ वो अब आपको माननी होगी, क्योंकि वो एग्जैक्टली नून के ऊपर फिट होती है, जो हरूफ है नून। और वो बात जो अब्दुल्ला इब्न अब्बास ने कही कि अल-हौद अर्दून को उठाए हुए है। अब मैंने आपको बता दिया कि अर्द अपने आप में अर्द नहीं है, अर्द इज़ अ पार्ट ऑफ हेवन।
वो अर्द उस आसमान का पार्ट है, और वो आसमान की क्या कॉस्मोलॉजी है ये मैंने आपको ऊपर की हदीसों से बता दी है, वाज़े कर दी है, राइट। अब इसके बाद मैं आपको एक हदीस बताऊंगा अब्दुल्लाह इब्न अब्बास की, जिसमें उन्होंने ये कहा, जो उनसे मरवी है, जिसमें रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि द 7 हेवंस एंड द 7 अर्थ इन रिलेशन टू कुर्सी आर लाइक रिंग इन द डेजर्ट। बहुत ही वाज़े तौर पे हमें पता है हदीस, ठीक है। अल हाकिम, मुस्तदरक अल हाकिम में मौजूद है, बहीकी की हदीस, ये ऑथेंटिक चेन है जो इब्न अब्बास तक जाती है। तो यहाँ पे सही हदीस बता रही है कि एक आसमान दूसरे आसमान के रिलेशन में ऐसा है जैसे एक अंगूठी एक सहारा में हो, एक डेजर्ट में हो, राइट। और दूसरा आसमान तीसरे आसमान की कंपैरिजन में ऐसा है, कम टू कुर्सी एंड द थ्रोन इज ओवर द वाटर एंड अल्लाह इज ओवर द थ्रोन। ये बिल्कुल ऊपर वाली हदीस से कनेक्ट करती है, अब्दुल्लाह इब्न मसूद से मरवी जो हदीस थी, और यहाँ पे ये कनेक्शन वाज़े तौर पे हमें समझ आ रहा है, लेकिन ऐसे समझ में नहीं आएगा। इसलिए अब मैं आपको ड्रॉ करके दिखाऊंगा वो डायग्राम, जहां से आपका दिमाग खुल जाएगा। तो चलते हैं और ड्रॉ करके मैं आपको डायग्राम दिखाता हूँ। तो अब आप सब मेरी स्क्रीन पे देख सकते हैं, और मैं आपको अब वो चीज़ दिखाने वाला हूँ जो अब्दुल्लाह इब्न अब्बास और अब्दुल्लाह इब्न मसूद ने हदीसों से हमें वाज़े तौर पे बतला दिए नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए। सबसे पहले अब्दुल्लाह इब्न अब्बास और अब्दुल्लाह इब्न मसूद से मरवी इन हदीसों के मुताबिक, और वो सारी बातें जो अभी हमने नून से मुतालिक की उनके मुताबिक, एक पहला आसमान दूसरा आसमान के कंपैरिजन में ऐसा है जैसे एक अंगूठी एक डेजर्ट में हो, राइट। और ये भी समझ लीजिए कि पहले आसमान दूसरा आसमान के बीच में पानी है, और 500 साल का गैप है, राइट, 500 साल का गैप है, राइट, ये समझते हैं। यानी पानी भी है आसमान के बीच में, 500 साल का गैप भी है आसमान के बीच में, और ये आसमान एक दूसरे से ऐसे जुड़े हुए हैं जैसे कि एक अंगूठी एक डेजर्ट में। मैं आपको फिर इससे वो चीज़ समझा देता हूँ कि बिटवीन द and between each heaven and the next is a distance of 500 years, and between seventh heaven and the kursi is a distance of 500 years, and between the kursi and the water is a distance of 500 years, and above water is throne। ठीक है, पानी है ये, अगर हम पहला आसमान माने, पहला यूनिवर्स, क्योंकि जब हम हेवन कहते हैं तो कुरान के टर्म्स में हेवन जो है एक नॉर्मल हेवन नहीं होता, जो कि हम समझते हैं कि हमारा आसमान ही हेवन है फर्स्ट, नहीं, वो असल में हमारा एटमॉस्फेयर है अर्थ का। अर्थ के बाहर आइए, सोलर सिस्टम के बाहर आइए, सोलर सिस्टम से मिल्की वे के बाहर आइए, मिल्की वे से वो पूरे जो क्लस्टर्स बने उनके बाहर आ जाइए, आते जाइए ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स के बाहर आ जाइए, और ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स को पूरा इमेजिन करिए, एंड दैट इज फर्स्ट हेवन। जो पूरा यूनिवर्स है ना, इंक्लूडिंग ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स, दैट इज द फर्स्ट हेवन। इसको मैं 1H से डिनोट करूंगा यहाँ पे, राइट। इसके बाहर दूसरा हेवन है, यानी हमारे पास इसके बाहर दूसरा हेवन, और इसकी क्या ज्योमेट्री है, मैं सर्कुलर ही क्यों बना रहा हूँ, इट कुड बी अ डिफरेंट ज्योमेट्री, क्योंकि डिफरेंट डायमेंशन हो सकता है, ऑब्वियसली डिफरेंट डायमेंशन है, बट सर्कुलर ज्योमेट्री क्यों, क्योंकि नबी अलैहिस्सलाम ने एग्जांपल कह दिया एक अंगूठी का एक सहरा में, सहरा को अगर बात करें तो वो भी एक सर्कुलर शेप में, और अंगूठी भी उसके अंदर सर्कुलर शेप में, लेकिन ये डिस्टेंस जो मैंने बनाया है ये सहरा का और अंगूठी का ताल्लुक, इसमें हम जरा अगर बनाएं तो इतना छोटा अंगूठी का ताल्लुक और सहरा का ताल्लुक बन नहीं सकता, यानी जो साइज़ है ऑब्वियसली छोटी सी अंगूठी सहरा में कैसी होगी, ये समझ सकते हैं, राइट। इसका मतलब अगर मैं इमेजिनरी भी तरीके से समझूं तो इतना बड़ा हो सकता है दूसरा आसमान जो कि है सेकंड हेवन, राइट। और अब मैं इसको और छोटा करता हूं, और इसके बाहर एक और हेवन बनाता हूं जो कि है तीसरा हेवन, और अब मैं इसको और छोटा करूंगा अगर ये हो सके तो, और इसी तरीके से कंसेक्यूटिवली हम बनाते जाएंगे। अब क्योंकि मैं ज़्यादा छोटा नहीं कर सकता तो बनाते जाएंगे, एंड फाइनली वी वुड रीच द सेवंथ हेवन जो कि सबसे बड़ा है, सेवंथ हेवन, राइट, दिस इज द सेवंथ हेवन। अब ऐसा देखने से लगता है कि बस यहाँ पे किस्सा खत्म, लेकिन नहीं, हदीस तो इसके आगे भी है, और इसके आगे ये है कि सेवंथ हेवन के बाहर कुर्सी है, और कुर्सी और वाटर के बीच का डिस्टेंस 500 ईयर्स है। वो 500 ईयर्स कैसे काउंट करना है दैट्स अ डिफरेंट टॉपिक, बट कुर्सी है सेवंथ हेवन के बाहर, और कुर्सी के बाहर क्या है, पानी है, राइट। तो इसी तरीके से कुर्सी बनेगी इसके बाहर इस तरीके से, राइट, और कुर्सी के बाहर इट्स पानी, पानी को हम कैद नहीं कर सकते एक जगह पे, बट स्टिल अगर हम करेंगे भी तो दैट वुड बी अ रिंग इनटू अ डेजर्ट, ठीक है। तो अब मैं इसको जूम आउट करता हूँ, जूम आउट करता हूँ, इतना जूम आउट करता हूँ कि अब मैं आपको उस एनालॉजी तक पहुंचा दूं कि जहां पे हम रिंग और डेजर्ट वाली चीज़ को समझ जाएं, राइट। दरअसल मैं आपको अब जूम आउट नहीं जूम इन करके दिखाऊंगा सारी चीज़ें, क्योंकि अब ये तो आप समझ गए होंगे कि मैं कैसे ले जाना चाह रहा हूँ कॉस्मोलॉजी को। तो अब मान लीजिए कि वो सातों आसमान जो हैं वो ये हैं वो सेवन हेवंस। इसके अंदर कैसे कैसे वो हेवंस हैं वो उसी तरीके से जैसे एक अंगूठी एक सहरा में है, और इसके बाहर कुर्सी है जो कि गालिबन इससे भी बड़ा एरिया होना चाहिए, वो कुर्सी, इसको हम के से डिनोट करते हैं, और इसके बाहर पानी है, ये पानी है, राइट। इसको मैं और जूम आउट करूं तो मेरे को ये जो पूरी कुर्सी है और उसके अंदर जो हेवंस हैं सारे, उसको हम बाहर से अगर हम देखेंगे तो हमें वो जूम आउट करते करते कितनी बड़ी नजर आएगी, एक डॉट की तरह नजर आएगी, राइट। यहाँ बना देता हूँ ताकि आपकी चीज़ समझ में आ जाए, बल्कि मुझे इसे इरेज करना होगा। वो चीज़ हमें कैसी नजर आएगी, एक डॉट की तरह, अगर हम जूम आउट कर दें। क्योंकि एक अंगूठी, मान लीजिए पूरी स्क्रीन एक सहरा है जो कि इस टाइम पानी है, जो कि इस टाइम क्या है, वाटर है,
राइट, जो कि इस टाइम क्या है, वाटर है। और ये सातों आसमान है, सातों आसमान है, और कुर्सी है, और इसके अंदर फिर जितना अंदर जाते जाएंगे आपको वही एनालॉजी मिलती जाएगी। और अब हम बाहर हैं, और हम अल्लाह के अर्श के नीचे हैं, पानी के अंदर। ये वो पूरा एरिया है पानी का। और अब आ जाते हैं उस रिवायत पे अब्दुल्लाह इब्न अब्बास की, कि जिसके मुतालिक वो ये कहते हैं कि जो अल-हौत है, जो बड़ा दाब्बा है, जो बड़ा दाब्बा है, वो सारे अर्द को उठाया हुआ है अपने ऊपर। अर्द कहाँ पे है? अर्द आसमान के अंदर है, क्योंकि मैंने बता दिया आसमान एक यूनिवर्स को कहते हैं। कुरान जब आसमान कह रहा है तो वो एक पूरे यूनिवर्स की बात कर रहा है। आसमानों के अंदर ही अर्द मौजूद हैं, इसका मतलब जितने भी अर्द हो सकते थे वो सारे इन्हीं आसमानों के अंदर कैद हैं। और इन सबको उठाया हुआ होने वाला एक दाब्बा, जिसे पानी में रहना जरूरी है क्योंकि वो अल-हौत है, एक बड़ी मछली है, वो उठाए हुए है। ये चीज देखिए, ये वो मछली है, ये वो दाब्बा है जो उठाए हुए है उन सारे आसमानों को। मैंने इसमें कुछ ऐसी बात नहीं करी जो बिल्कुल ही खिलाफ हो जाए किसी चीज़ के। इट्स जस्ट मैंने हदीसों को, इंटरप्रिटेशंस को उस तरीके से जोड़ा है, और एक ह्यूमन अंडरस्टैंडेबिलिटी के हिसाब से, क्योंकि जाहिर सी बात है ये चीज़ इतनी लार्जर देन लाइफ है कि हम वो इमेजिन ही नहीं कर सकते कि सातों आसमान के ऊपर क्या चल रहा है। लेकिन जो एनालॉजी नबी अलैहिस्सलाम ने हमें दी है उसके मुताबिक हम ये जान सकते हैं कि इस टाइप की एक चीज़ बन रही है। और हैरानी की बात यह है कि ये वही लेटर नून है, अगर आप इसे गौर से देखें तो। पानी में चलने वाला एक बड़ा दाब्बा अल-हौत, जो इतना बड़ा है कि वो अपने ऊपर पानी को, अपने ऊपर अर्दून को उठाया हुआ है। उन अर्दून को उठाया हुआ है। ये वही नून है जिसकी कसम, जिसके बाद अल्लाह ताला कलम की कसम खाते हैं। जस्ट थिंक ऑफ इट्स ग्रैंडियर। इसके बारे में, इसकी अजमत के बारे में सोचिए कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला जब ऐसी कसमें खाते हैं कुरान में, तो वो कोई छोटी मोटी कसम नहीं होती। वो इस पेन की कसम नहीं हो सकती, वो उस पेन की कसम है जो इस डायमेंशन में एग्जिस्ट करता है, जिसने हम सब के मुकद्दरों को लिखा हुआ है। एंड दैट कॉम्प्लेक्स मैथमेटिक्स जिसको हम इमेजिन कर पा रहे हैं अपने छोटे मोटे तरीकों से, वो एग्जैक्टली वो वर्ड बना रहा है, वो लेटर बना रहा है। और अब यहां से मैं आपको लेके चलने वाला हूं लिंग्विस्टिक्स के अंदर, जहां पे मैं दिखाने वाला हूं कि कैसे हर एक सेमेटिक लैंग्वेज नून को एक मछली से तशबीह देती है हमेशा से। तो चलिए, तो अब वो चीज़ आपको समझ में आ गई होगी जो मैंने अभी आपको समझाई है। थोड़ी सी लार्जर देन लाइफ चीज़ है, थोड़ी सी कॉस्मोलॉजी समझनी पड़ेगी। वो सारी चीज़ें को सबसे पहले हदीस को समझना होगा, और इन सारी जो पीछे बातें हो रही हैं मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन, इजिप्शियन सिविलाइजेशन, इनको समझना होगा। देन यू वुड रीच टू दिस, एंड दिस इज नॉट एन इंटरप्रिटेशन ऑफ नून, दिस इज ऑफ व्हाट वी हैव मेड आफ्टर जॉइनिंग दोज पजल्स। उन जिक्सॉ पजल्स को जोड़ के जो हमें मिला वो हमने आपके सामने पेश किया है। इसको और ऑथेंटिक बनाने के लिए लेट मी गिव यू, पहले मैं आपको कुछ पढ़ के सुना दूं। This illustration created by me is a humble explanation with all the evidences above that no matter how weak the asnad of Ibn Abbas were, the reality that Quran and other scriptures mimic this ultimate reality. और जाहिर सी बात है दूसरे जो आसमानी स्क्रिप्चर्स हैं उसमें चेंजेस कर दिए गए, तो कुरान इज द ऑथेंटिक स्क्रिप्चर जो हमारे पास है, जो इस चीज़ को मिमिक कर रहा है और बता रहा है। हदीस की रोशनी में नबी अलैहिस्सलाम बता रहे हैं कि देखो ये है वो पूरा यूनिवर्स। नून कुड हैव बीन अदाब्बा और अल-हौत और नून बिन ऑल द अर्थ। अभी भी हमें ये चीज़ पता नहीं चल पाई कि नून एक मछली है कि नून वो पानी है, बट स्टिल हमें इससे कोई मतलब नहीं है कि नून क्या है। हमें इस चीज़ से मतलब है कि वो नून हमें किन बुलंदियों पे ले जाता है, सोच की किन बुलंदियों पे ले जाता है। वो लफ्ज़, वो हरूफ, वो एक हरूफ जिसको आप सिंपल नून पढ़ के साइड में कर सकते हैं, वो हमें किन बुलंदियों के ऊपर ले जा रहा है, वो किस तरीके से हमें दिखा रहा है दुनिया की वो असल रियलिटी, कि दुनिया कितनी छोटी है उन बड़ी चीज़ों के आगे जिसकी कसमें अल्लाह ताला खा रहे हैं। ये चीज समझी। इन द अबव इलस्ट्रेशन डॉट कंसिस्ट ऑफ ऑल द हेवंस, जो डॉट हमने बनाया है नून के बीच का, दैट कंसिस्ट ऑल द यूनिवर्सेस, फर्स्ट हेवन, सेकंड हेवन, सो एंड सो फोर्थ। इन दोस हेवंस व्हिच कुड एग्जिस्ट इन डिफरेंट डायमेंशन, जो कि अलग डायमेंशन उनकी हो सकती है कॉस्मोलॉजी, लेकिन हमने हदीस का रेफरेंस लेके वो अंगूठी और डेजर्ट वाले एनालॉजी को समझा है। कुड हैव डिफरेंट अर्थ, और अर्थ हो सकते हैं उसके अंदर जो स्पेस में फ्लोट कर रहे हो। लेट मी गिव यू एन एग्जांपल। अगर हमने बचपन में सेल वाला चैप्टर पढ़ा है, उसमें हम सेल के अंदर की बात करते हैं ना, राइट, ऑर्गेनेलीज पढ़ते हैं। सेल के अंदर डिफरेंट होते हैं, साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस एंड डिफरेंट गोल्जी अपैरेटस, माइटोकॉन्ड्रिया, ये सब पढ़ते हैं। हम ये चीज़ पढ़ते हैं, उसमें साइटोप्लाज्म नामक एक फ्लूइड होता है जो आपस में हर चीज़ को उस जगह पे रखे हुए होता है। उसके अंदर ये समझ लीजिए वो फ्लूइड है, उसके अंदर बाकी ऑर्गेनेलीज डूबे हुए होते हैं। इस तरीके से एक यूनिवर्स जो है, एक हेवन जो है, उसके अंदर डिफरेंट अर्थ, डिफरेंट स्टार्स, डिफरेंट हैबिटेबल प्लैनेट्स मौजूद हैं। कितने? लातादाद, हमें इसका अंदाजा नहीं है, लेकिन वो एक आसमान के अंदर मौजूद है। उससे बाहर वाले आसमान में है क्या एग्जैक्टली, प्लैनेट्स हैं, स्टार्स हैं क्या, वल्लाहु आलम, बट स्टिल
वो कॉस्मोलॉजी हमें क्योंकि नबी अलैहिस्सलाम ने खुद बताई है, तो इसलिए हम उसके बेसिस पे ये चीज़ ड्राइव कर रहे हैं। नाउ दिस इलस्ट्रेशन कुड एग्जिस्ट इन 11th डायमेंशन, जो कि सुपर स्ट्रिंग थ्योरी से हमें मिलती है, और माइट बी मोर देन दैट, क्योंकि जाहिर सी बात है सुपर स्ट्रिंग थ्योरी कहाँ तक कि वो क्वांटम लेवल पे बातचीत कर रही है, राइट। बट अल्लाह सुब्हानहू व तआला किन डायमेंशंस की बात करें दैट आर लार्जर देन लाइफ, वो समझने से परे हैं, हमारी सोच के परे हैं, लेकिन हमें अपनी हाईएस्ट पॉसिबल पीक पता होनी चाहिए सोच की, जहां तक हम ले जा सकते हैं, बिकॉज दैट वुड बी द एपिटमी ऑफ a Muslim, that would be the epitome of why we are al-Qawwam, why we are the Khalifa of this अर्द। हम क्यों हैं इस अर्द के खलीफा, हमें समझनी होगी बात इस एनालॉजी को अंडरस्टैंड करने से, राइट। तो हम ये कह सकते हैं कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला को ये हकीकत पता है, बट स्टिल ये लेटर अपने आप में बहुत ज़्यादा सीक्रेट्स रखता है। इसके स्ट्रक्चर पर अगर हम बात करें, आप सेमेटिक लैंग्वेजेस के अंदर हम आ गए हैं। सेमेटिक लैंग्वेजेस में आपको आसानी से समझा दूँ, ये पुरानी सीनाइक लैंग्वेजेस होती हैं, जो एक खित्ता है जहाँ पे आज फ़लस्तीन का इलाका है, जॉर्डन है, सीरिया है, लेबनान है, ये वो एरिया, यहाँ पे पहले इस एरिया को कनान कहा जाता था। कनान का जो एरिया था जहाँ पे बहुत सारे नबी आए हैं, इब्राहीम अलैहिस्सलाम सबसे पहले आने वाले नबी थे कनान के इस एरिया में, क्योंकि वो इराक से यानी मेसोपोटामिया उस टाइम के इराक से कनान आए थे, राइट। यहाँ पे ट्राइबल कबीले ज़्यादा रहते थे, ट्राइबल पूरा एक सिस्टम था, तो उनकी जो ज़बानें होती थी, हम उन ज़बानों का रेफरेंस लेते हैं और उनके लेटर्स में चेक करते हैं कि जो ना का साउंड निकल रहा है, नू या ना का साउंड, वो किस तरीके से लिखा जा रहा है उस लेटर में। तो सबसे पहले हम प्रोटो सिनाइटिक लैंग्वेज, पुरानी सीनाई ज़बान की बात करते हैं, कैनानाइट लैंग्वेज की बात करते हैं, जो कि 1800 से 1500 BCE के टाइम पे थी। ये कह सकते हैं आप, ये वो दौर था जब बेबीलोनियन एम्पायर अपनी पीक पे था, ये आने वाला था। इट कुड बी द टाइम ऑफ एक्केडियन एम्पायर, और बेबीलोनियन एम्पायर अपनी पीक पे आने वाला था। हम्मुराबी जो हम पढ़ते हैं, वो यहीं इसी कनान की ज़मीन से वहाँ जाके बेबीलोन का राजा बना था सबसे पहला, और जिसने अपना पूरा वो कोड ऑफ हम्मुराबी लिखा है, ये दैट्स अ डिफरेंट थिंग। अर्लियर एंसेस्टर ऑफ दिस लेटर, अब यहाँ पे अगर मैं आपको जूम करके दिखाऊं तो ये नून का लेटर आपको एक सरपेंट जैसा नजर आएगा, राइट। और ये पुरानी सिनाइक लैंग्वेज है, प्रोटो सिनाइक लैंग्वेज, जहाँ पे हर एक लेटर एक सिंबल को जाहिर कर रहा है। और नून, अगर आप यहाँ पे देखें तो नून का जो लेटर है वो एक दाब्बा की तरह, यानी एक सरपेंट की तरह नजर आ रहा है। अब आपको बात समझ में आई कि मैं सरपेंट बार बार क्यों आपको बोल रहा था, क्योंकि मेसोपोटामियन, इजिप्शियन, नॉर्डिक, हर एक सिविलाइजेशन में, हर एक मेथोलॉजी के अंदर सरपेंट का जिक्र हुआ है, और वो सरपेंट नून ना वाले जो फोनिक साउंड है इससे निकलता था। यानी जो पुराने जमाने के लोग जब ना का इस्तेमाल करते थे, नून का इस्तेमाल, तो वो इस लेटर को लिखा करते, दैट्स अ लेटर, राइट, जो आज हमें नजर आ रहा है। अगर हम देखें तो सरपेंट या फिश लाइक वेवी लाइन है। अगर आप देखें तो ब्लू व्हेल भी कोई एक ऐसी नॉर्मल फिश नहीं होती, बहुत ही बड़ी फिश होती है जो ऑलमोस्ट एक सरपेंट जैसी नजर आती है। अगर आप उसको आगे से भी नोटिस करेंगे तो सरपेंट और फिश लाइक वेवी लाइन से बन रही हैं, और इसे हम वर्टिकल स्नेक स्ट्रोक टाइप की लाइन भी समझते हैं। नून जो है उसको पुरानी जबान में फिश से ही तशबीह दी जाती थी, और इसको पानी और जिंदगी से ताल्लुक दिया जाता था। एक चीज नोटिस करिए, ऊपर जो मैंने आपको कॉस्मोलॉजी समझाई पूरी, उसमें जिंदगी मौजूद है, क्योंकि जिंदगी की शुरुआत ही पानी के साथ हुई है, और पानी और जिंदगी किससे कनेक्टेड है? नून से, जो कि एक मछली है, जिसके बारे में यहाँ पे हमें लेटर बता रहा है, राइट। तो एक्रोफोनिक प्रिंसिपल अगर इस पे यूज किया जाए तो लेटर जो है, इस एक्रोफोनिक प्रिंसिपल के थ्रू जो लेटर जिस तरीके का साउंड करता है, ये उसी ऑब्जेक्ट को डिपिक्ट करता है। यानी अगर वो मछली का शेप इस नून वाले साउंड को डिपिक्ट कर रहा है, इट मींस नून मछली ही है। ये मैं प्रोटो सिनाइक लैंग्वेज की बात कर रहा हूँ। ये उस जमाने की, मैं आपको नबियों के जमाने से कंपेयर करके बताता हूँ। ये याकूब अलैहिस्सलाम के दौर की मैं बात कर रहा हूँ, तकरीबन यूसुफ अलैहिस्सलाम, याकूब अलैहिस्सलाम के दौर वाली मैं बात कर रहा हूँ, ये, राइट। क्योंकि ये प्रोटो सिनाइटिक लैंग्वेज है, यानी मूसा अलैहिस्सलाम जो सिनाई पहाड़ी पे आए थे उससे पुरानी जबान है ये, राइट। इसका मतलब ये इंपॉर्टेंट है। दूसरी चीज, फिनीशियन नून जो है ये 1200 BCE के अंदर हमें देखने को मिलता है। यहाँ पे भी नून अगर आप थोड़ा सा गौर से देखें तो एक सरपेंट लाइक वेवी लाइन बनाई गई है, जैसे वो हैरी पॉटर का एक वो नहीं बना होता था, राइट, उसी तरीके से ये सरपेंट लाइक एक लाइन यहाँ पे बनाई गई है। और इसको भी हम जो है ये डायरेक्ट एंसेस्टर, यानी फिनेटिक जो लैंग्वेज है ये डायरेक्ट एंसेस्टर है सेमेटिक लैंग्वेजेस के, जिसमें ग्रीक, हिब्रू, अरबिक और जो बाकी के लेटर्स आते हैं। और इसमें भी ना का साउंड आ रहा है, ये ना का साउंड है, राइट, ये ना का साउंड है जो हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो फिर से मछली, नून और वो साउंड। अब हिब्रू की बात कर लेते हैं, यानी जो ऑफिशियली जिसमें तौरात नाजिल हुई थी, मूसा अलैहिस्सलाम के दौर की ज़बान। तो ये बिब्लिकल हिब्रू में भी हमारे चेंजेस आते गए हैं। तो अर्ली अगर हिब्रू के अंदर हम देखें तो भी वही सरपेंट लाइक, मिडिल हिब्रू में वो फिनिशियन वाली चीज़, क्योंकि एक ही खत्ते की ये ज़बानें थी, कैनानिक लैंग्वेजेस थी, कैनानाइट लैंग्वेजेस थी। लेट हिब्रू के अंदर इसको थोड़ा सा चेंज कर दिया गया, और मॉडर्न हिब्रू में इसको इस तरीके से लिखा जाता है जो कि आप देख रहे हैं। इट स्टिल रिप्रेजेंट अ फिश लाइक, अगर इसको आप देखें तो ये फिश लाइक वही है, क्या कह सकते हैं, शेप है, राइट। और इसका मतलब भी यही है कि ज्यूज में जो नून है ना, वो
मछली को ही कहते हैं, एरामाइक और हिब्रू दोनों कॉन्टेक्स्ट के अंदर, राइट। इसके अंदर भी आपको लाइफ, पानी और मछली एक जैसी देखने को मिलेगी। इसके बाद एरामाइक की बात करते हैं। एरामाइक वो ज़बान है जिसे उर्दू में इब्रानी ज़बान कहते हैं। ये इब्राहीम अलैहिस्सलाम के दौर की ज़बान है। ईसा अलैहिस्सलाम भी इब्रानी ज़बान बोला करते थे, तो ये काफ़ी हद तक लेट ज्यूश पीरियड तक भी रही। बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस इसका हिब्रू के अंदर भी रहा और बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस इसका अरबी के अंदर भी है, इसलिए तीनों ज़बानें सेमेटिक लैंग्वेजेस के अंदर आती हैं, राइट। और इसके अंदर भी अगर देखें तो वही शेप हमें देखने को मिलता है नून के लिए, ठीक है ना, क्योंकि प्रॉबेबली उस चीज़ को मछली से तशबीह दी जाती थी। अरबिक नून की तो मैंने आपको पूरी फिलोसफी ही समझा दी है कि अरबिक नून कैसे वही मछली को रिप्रेजेंट करता है विद अ मोर एक्यूरेसी इस डॉट के थ्रू। ये जो डॉट बनाया गया है, और अगर इस डॉट को हटा दें फिर भी वो नून का साउंड जो है वो वैसे का वैसा ही रहता है, वो चेंज नहीं हो सकता। इट स्टिल इनहेरिट समथिंग विच इज इंपॉर्टेंट। अब फिर से इब्न अब्बास की एक और रिवायत है इसके ऊपर कि नून वो इंक पॉट हो सकता है जिस स्याही से वो कलम लिखता है मुकद्दर। दैट्स अ डिफरेंट टॉपिक, दैट्स अ होल डिफरेंट थिंग। इसके बारे में ज़्यादा एविडेंसेस हमारे पास नहीं है, इसलिए हम उसके बारे में ज़्यादा बातचीत नहीं कर सकते। लेकिन स्टिल कि वो नून का वो शेप भी वैसा ही है एक इंक पॉट जैसा, और दैट कुड बी, क्योंकि वो इतनी बड़ी चीज़ है जो कि पानियों के अंदर एग्जिस्ट करती है, तो मे बी दैट पानी कुड बी द इंक ऑफ दैट पेन जो कि मुकद्दर लिखता है। और वो पेन क्या है, कैसा है, ये तो अल्लाह अज़ीम, वो तो अल्लाह ही जानता है बेहतरीन तौर पे। तो लेकिन आखिरी बात जो है, जो यहाँ पे मैं खत्म करना चाहूँगा कि नून से ही फिर हमारे ग्रीक और लैटिन अल्फाबेट्स निकले, जैसे हम एन, और एन भी अगर आप देखें तो एन ऐसे बनता है, और अगर एन को आप कर्सिव में बनाए तो ऐसे बनता है, जो कि ऊपर से होता पुरानी लैंग्वेजेस में इसी तरीके से बनाया जा रहा है, एक वेव के शेप में। इसी तरीके से अगर हम थोड़ा सा हीलियोग्राफ्स के अंदर जाएं, जो मैंने इसमें नहीं ऐड करी, तो हीलियोग्राफ्स के अंदर नून या नू का जो वर्ड है वो पानी के लिए इस्तेमाल किया जाता है, मछली के लिए इस्तेमाल नहीं किया जाता। और हीलियोग्राफिक लैंग्वेज के अंदर इस लेटर को वेव की फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जाता था, एक वेव बना दी जाती थी, उसको ही नू पढ़ा जाता था या नून पढ़ा जाता था। यहाँ से हमारी वीडियो नून के ऊपर कंप्लीट होती है, और इसी के साथ सूरह कलम भी कंप्लीट होती है जो हमें समझनी थी। लेकिन अभी एक्साइटमेंट बाकी है, क्योंकि सूरह मुज़म्मिल आ रही है, अगली सूरह मुज़म्मिल में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो मैं कवर करना चाहता हूँ, मशरिक और मगरिब से रिलेटेड, जिसमें हम लाइट की डिफरेंट फॉर्म्स और डार्कनेस के बारे में पढ़ने वाले हैं इन अ साइंटिफिक टर्म, को साइंटिफिक तरीके से पढ़ने वाले हैं। और इसके बाद भी बहुत ज़्यादा अमेजिंग स्टफ इज ऑन द वे जो आने वाला है। मेरी हमेशा से कोशिश यही रहती है कि मैं उन चीज़ों को उस तरीके से बताऊं जिस तरीके से वो मॉडर्न दौर के अंदर ना सिर्फ यूज़ हो सके, उसकी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन, बट इज समथिंग लार्जर देन लाइफ, जो कि फ्यूचर में भी यूज़ हो सके। एंड बिलीव इट और नॉट, वो चीज़ फ्यूचर में यूज़ होगी। मैं आपको बता रहा हूँ ये चीज़ फ्यूचर में इस्तेमाल की जाएगी। अभी नून आपको सिर्फ एक पानी नज़र आ रहा है, अभी नून आपको सिर्फ एक मछली नज़र आ रही है जो कि डिफरेंट पानी से होती हुई आई है, या नून एक मछली है जो अर्दून को उठाए हुए है अपने ऊपर। नून है समथिंग जो कि हमें नहीं पता या पूरी तरीके से पता नहीं चल सकता, बट पानी और पानी के थ्रू ट्रैवल करना, दैट इज समथिंग विच वी नीड, जो कि हमें ज़रूरत है अपनी फ्यूचर जनरेशंस को बताने के लिए, क्योंकि कुछ बहुत इंपॉर्टेंट इस फ्यूचर में होने वाला है इन पानियों के साथ और इन रास्तों के साथ। आई होप यू गॉट द पॉइंट, एंड इफ नॉट तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि फ्यूचर में बहुत सारी और भी चीज़ें आने वाली हैं। सब्सक्राइब इसलिए नहीं ताकि सिर्फ सब्सक्राइबर बेस बढ़े, सब्सक्राइब इसलिए ताकि वो चीज़ आपको आपको ढूंढनी ना पड़े, वो चीज़ आपको मिले जैसे ही आप उस पर अपना होम पेज खोलें यूट्यूब का। एंड दैट इज समथिंग विच इज़, जो कि बहुत ही बेसिक चीज़ मैं भी बता रहा हूँ आपको, ऊपर से चीज़ें सारी बता रहा हूँ। देयर स्टिल मोर टू अंडरस्टैंड एंड एक्सप्लोर इन टू इट, बहुत ज़्यादा डीप में, डेप्थ में। तो नून से हमें ये चीज़ समझ में आ गई कि कुछ एसोसिएशन है, मछली, पानी, हिडन थिंग्स इन दी वाटर्स, डिसेंडेंट्स, कंटिन्यूटी, लाइफ, ये सब चीज़ें हमें डिफरेंट जगहों से नून से मुतालिक मिलती है। और इसीलिए अल्लाह सुब्हानहू व तआला प्रॉफिट यूनुस अलैहिस्सलाम को भी ज़ुन्नून कहते हैं, पानी का आदमी, द मैन ऑफ द फिश। तो मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो के अंदर, और अगली वीडियोज़ में मैं लाइट और डार्कनेस के बारे में बात करने वाला हूँ, लाइट की डिफरेंट फॉर्म्स के बारे में, जो कि इन्हीं डायमेंशंस को ट्रैवल करते हुए डिफरेंट हो सकती हैं। एंड फिर एक लार्जर देन लाइफ चीज़ के बारे में बात करेंगे, फिजिकली, बायोलॉजिकली, डिफरेंट कॉन्स्टेंट्स का यूज़ करके, डिफरेंट हाइपोथेटिकल सिनेरियोज़ का यूज़ करके, विद अ लिटिल बिट हेल्प ऑफ द एआई, सकर के बारे में। इसके बारे में सूरह मुद्दस्सिर में बातचीत हो रही है, और वलीद इब्न अल-मुगीरा की वीडियो अगर आपने नहीं देखी देख लिए, क्योंकि वही सकर में डाला गया है। और अल्लाह सुब्हानहू व तआला उसी के बारे में कहते हैं कि हम तुझे सकर में डालेंगे, तुझे अभी पता ही क्या है कि सकर क्या है। यानी वो हमसे भी कह रहे हैं अल्लाह सुब्हानहू व तआला कि तुम लोग को नहीं पता सकर, क्योंकि हमें जब यहीं पे आके हमारा दिमाग खराब हो जाता है कि नून क्या है और ऊपर पानी कहाँ से आ रहा है, सातों आसमान के ऊपर पानी कहाँ पे है, तो वह सकर इन इटसेल्फ सातवें आसमान के भी ऊपर है, बल्कि सातवें आसमान के ऊपर है। कहाँ है, वल्लाहिल अज़ीम हम ये नहीं जानते कि जन्नत और जहन्नम किस तरफ है, लेकिन जन्नत और जहन्नम में होने क्या वाला है, दैट इज समथिंग जो कि हम इमेजिन कर सकते हैं, जितनी हमारी इमेजिनेशन की लिमिट है। और मैं चाहता हूँ उसको मैं साइंटिफिक ही रखूँ, ताकि आप उसको इंपेरिकली समझ सकें कि इंपेरिकली भी ये चीज़ कितनी ही लार्जर देन लाइफ है, कि समझ में आने से बाहर है ये चीज़, राइट। ये ओवरवेलमिंग है इंसान के लिए समझना, बट स्टिल मैं आपको सज़ा, वो सकर, वो दिखाने की कोशिश करूँगा कि वलीद इब्न अल-मुगीरा एग्जैक्टली क्या हो रहा है, हाइपोथेटिकली क्या हो रहा है एग्जैक्टली तो हम नहीं जान सकते, बट इन टू अ डिफरेंट वीडियो। और अगर आपको पिछली वीडियो आपने नहीं देखी नून वाली, तो यहाँ पे देख सकते हैं इस वाली वीडियो में। और अगर आपको समझना है कि जो मैं बात करता रब्बुल आलमीन वाली वीडियो के बारे में, तो वो ये यहाँ से आप उस पर क्लिक कर सकते हैं। तो मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।